हेलो बच्चों, मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ाएंगे सम्मिश्र संख्या, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास में आप लोग रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरीके की बहुत सारी संख्या पढ़ के आए हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। देखो, सम्मिश्र संख्या जो होती है ये वास्तविक संख्याओं के साथ एक संख्या और मिल जाती है और दोनों मिलकर आपस में बना लेती है सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या के साथ वो दूसरी संख्या जो मिलती है, जिससे मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है, वो दूसरी संख्या कौन सी होती है, तो उसको समझ लें। जैसे मैं कहूँ आपसे √25, इसका मान निकालें तो 5 निकाल देंगे आसानी से। ये तो 10th क्लास तक यहाँ तो सीख के आए यहाँ तक तो, लेकिन यहीं पर मैं आपसे कह दूँ कि भाई -25 यानी कि 25, इसकी वैल्यू -5 नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू -5। तो फिर इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए? फिर इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि इसको तो हम लिख देते हैं 25 और जो अंडर रूट पर माइनस चिन्ह होता है उसको इस तरीके से लिख देते हैं। अंडर रूट -25 की जो वैल्यू आती है 5 और इसकी वैल्यू आती है आयोटा। ये जो आयोटा होता है, ये आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है, यानी कि आयोटा जिस संख्या के साथ जुड़ जाती है वो संख्या कैसी हो जाती है? काल्पनिक। तो ये जो संख्या होती है ये कैसी होती है? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के साथ जब मिल जाती है तो ये दोनों संख्याएं आपस में मिलकर बना लेती हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बना लेती हैं कब? जब वास्तविक संख्या के साथ ये आयोटा वाली संख्या मिल जाती है तो वो बना लेती है क्या? सम्मिश्र संख्या। यानी कि सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले परिभाषा देख लें। काल्पनिक संख्या तो आप देख चुके हैं, तो सबसे पहले हम देख लेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, देखिए सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या होती है? सम्मिश्र संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो x प्लस आयोटा y के रूप में होती हैं, वे संख्याएं जो x प्लस आयोटा y के रूप में होती हैं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। इन्हें प्राय कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक तो होता है वास्तविक भाग और जिसके साथ आयोटा जुड़ जाता है, आयोटा, ये आयोटा के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है उसका काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में जुड़ के क्या बना लेती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। इनको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात Z = x प्लस आयोटा y। ये होती है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पे जो x y है, ये x y बिलोंग्स टू r, यानी कि x और y के मान वास्तविक होने चाहिए। देखो ये मान y का वास्तविक होना चाहिए, y वास्तविक है लेकिन आयोटा के साथ जुड़ के फिर वो कैसी हो जाती है? काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक भाग मिलके क्या बना लेते हैं? तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि ये भाग बिना आयोटा वाला भाग तो होता है वास्तविक, और जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो भाग होता है तुम्हारा काल्पनिक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है, x सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। वास्तविक भाग तथा और जो बाई या आयोटा के साथ लिखा होता है बाई सम्मिश्र संख्या Z का काल्पनिक भाग कहलाता है। काल्पनिक भाग
कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो अकेला लिखा होता है वो तो वास्तविक भाग होता है, अकेला जो लिखा होता है वो तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है, और जो दुकेला लिखा होता है, दुकेला, दुकेले का मतलब जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो कहलाता है तुम्हारा सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। यहाँ पे भले लिख सकते हैं ये जो आयोटा है इसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा, और इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में माइनस के वन होती है। अब यहाँ पे जैसे x जो है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है और y जो है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहलाता है, तो इन्हें देखिए, इन्हें क्रमशः रियल पार्ट ऑफ z तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं, देखिए रियल पार्ट का मतलब है जो वास्तविक भाग होता है, यानी कि x जो वास्तविक भाग होता है उसको तो रियल पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं, और जो काल्पनिक भाग होता है सम्मिश्र संख्या में जो काल्पनिक भाग होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आप लोग ऐसे कहेंगे सर पता नहीं कैसे इसमें यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हमें पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तुम्हें तो सिर्फ एक संख्या दे दी जाएगी कि z बराबर जैसे 2 + 3 आयोटा, और आपसे कहेगा कि इसका वास्तविक भाग बताओ और काल्पनिक भाग बताओ, तो 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा कोई भी एग्जांपल कोई भी दे सकता है, उसमें अकेला लिखा होता है वो तो उसका वास्तविक भाग होता है, जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो उसका काल्पनिक भाग होता है। देखिए कैसे एक क्वेश्चन से समझाते हैं कि किस तरीके से इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग देखेंगे। देखिए भाई अभी जैसे हमने बताया कि z बराबर x प्लस आयोटा y, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो अकेला लिखा होता है भाग वो तो होता है रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक भाग, और ये जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक भाग, इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक भाग, और इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z वास्तविक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ काल्पनिक भाग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बुक के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो भाई जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं, आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन से देते हैं हम, जैसे आपको दे दिया जाएगा z बराबर 2 + 3 आयोटा, आपसे कह देगा कि इसका रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। बुक में भी है इस तरीके के क्वेश्चन, आपको z दे देगा, z से आपको दे देगा कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो देखो आप आसानी से देख सकते हैं जो अकेला लिखा होता है वो तो होता है इसका रियल पार्ट यानी कि 2, और जो दुकेला लिखा होता है यानी कि आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब 3 आयोटा ना लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आयोटा नहीं लिखा जाता, सिर्फ आयोटा के साथ में जो संख्या होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है। तो ये हो गया तुम्हारा सम्मिश्र संख्या से कैसे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालें। लेकिन और भी दें, जैसे एक एग्जांपल और दें हम, एक क्वेश्चन इस तरीके से कि z बराबर जैसे 3 - 5 आयोटा, आपसे कहते हैं यहाँ पे कि इसका रियल पार्ट ऑफ z बताइए, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरीके से आपसे पूछ रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया आपको कि सब z बराबर 3 - 5 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट ऑफ और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो यहाँ पे स्पष्ट में लिखा हुआ है कि अकेला जो लिखा होता है, अकेला वो तो होता है तुम्हारा रियल पार्ट यानी कि 3, और जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। ध्यान रखना चिन्ह सहित संख्या ली जाती है, चिन्ह सहित -5 है तो यहाँ पे -5 ही ली जाती है, समझ गए ना। इस तरीके से
यहाँ पे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपका बुक में है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये समझ गए ना यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से हम निकालते हैं। जो अकेला लिखा होता है वो तो होता है तुम्हारा रियल, और जो अकेला लिखा होता है वो होता है तुम्हारा इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर। इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से जुगाड़ मत बैठा लेना। तो ये जुगाड़ बैठाने के साथ पहला तो रियल होता है और दूसरा काल्पनिक होता है, तो क्रम से ऐसे निकाल देंगे। आपको कोई जरूरत ही नहीं है अकेला कौन सा दो अकेला कौन सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहला है वो रियल हो और दूसरा है वो इमेजिनरी हो। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जहां भी क्वेश्चन आपसे कह दे कि z बराबर ऐसे दे दे 7 आयोटा माइनस 8 ऐसे दे दिया, तो बताओ अब आपसे कह दे इसका रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ। तो अब आपका जो जुगाड़ आपने बनाया था कि सब पहली संख्या तो रियल होती है और दूसरी इमेजिनरी होती है, वो फेल हो जाएगी। ध्यान रखना जो अकेला लिखा होता है अकेला वो तो रियल होता है, तो इसको चिन्ह सहित लिखना है -r और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 7। तो ध्यान रखना तुम्हें ऐसे नहीं देखना है कि पहले वाली संख्या रियल होती है दूसरी वाली संख्या इमेजिनरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें तो ये देखना आयोटा के साथ जो संख्या लिखी होती है वो तो इमेजिनरी होती है और जो अकेली लिखी होती है वो संख्या तुम्हारी कौन सी होती है, रियल। इस तरीके से तुम्हें देखना है। अब देखिए भाई आगे एक चीज ध्यान रखना, जो समिश्र संख्या होती है, समिश्र संख्या ये जितनी भी संख्या पढ़ते हैं आप लोग 10th क्लास तक, जितनी भी संख्या पढ़ के आए हैं, जैसे आपके रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इस तरीके की बहुत सारी संख्या आप लोग पढ़ के आए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी संख्या पढ़ के आए हैं, रियल इमेजिनरी रियल नेचुरल है तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या, इस तरीके की बहुत सारी संख्या पढ़ के आए हैं। ये सारी की सारी संख्याएं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी भी संख्या आप पढ़ के आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब यह है कि जो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं वो सबके सब इसमें आती है सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत। ऐसे मान लीजिए सम्मिश्र संख्या जो है सभी संख्याओं का एक हेड होता है, इसके अंदर ही आती है सभी संख्याएं। तो जैसे मैं कह दूं आपसे, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी कॉम्प्लेक्स संख्या होती है, सिर्फ उसको x प्लस आयोटा वाई के रूप में आपको बनाना होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं आपको z बराबर 2, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो कैसे, इसको बना दीजिए z बराबर 2 प्लस 0 इंटू आयोटा, तो मैं 0 के साथ उस फॉर्मेट को पूरा कर देना x प्लस आयोटा वाई। तो आपसे यहाँ पे पूछ ले कि इसका रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ। तो इसका रियल पार्ट तो हो जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक, इसके बाद जैसे और क्वेश्चन दे दे तुम्हें इस तरीके से, और भी क्वेश्चन दे दे कि z बराबर जैसे दे दिया -5, ठीक -5, तो इसको भी फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बना लीजिए -5 प्लस 0 इंटू आयोटा। अरे 0 तो किसी के साथ में चिपका दो, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें 0 तो 0 ही होती है, इसमें कोई संख्या तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने से। तो यहाँ पे आपसे कह दे कि इसका रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ। तो देखिए इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा, इसका जो रियल पार्ट होगा वो तो हो जाएगा -5 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अकेले संख्याओं वाले। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि z बराबर जैसे 3 आयोटा, इसको बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। ये वैसे तो शुद्ध काल्पनिक संख्या है, लेकिन ये काल्पनिक संख्या भी एक समिश्र संख्या है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो तो हो जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है z बराबर जैसे -5 आयोटा, 5 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 6 आयोटा, तो इसको भी पूरा कर लीजिए 0 -6 आयोटा। यहाँ पे हम बात करें रियल पार्ट ऑफ z की, तो रियल पार्ट ऑफ z 0
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर -6। ध्यान रखना सीधे सीधे लेते हैं और कभी भी आयोटा को इसके साथ में नहीं लेते हैं। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन इस तरीके से कि साहब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा। एक बार फिर दोबारा से देखें कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। वे संख्या जो x प्लस आयोटा y के रूप में होती है कौन सी संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो x और y का मान है वो वास्तविक होने चाहिए, ठीक है ना। अब जो अकेला लिखा होता है x प्लस आयोटा y, जो अकेला लिखा होता है वो तो होता है इसका वास्तविक भाग, और जो दुकेला लिखा होता है यानी कि काल्पनिक संख्या के साथ या आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो होता है तुम्हारा काल्पनिक भाग। जब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो दोनों मिलके सम्मिश्र संख्या बनाते हैं। हालांकि सम्मिश्र संख्या में रियल पार्ट एक ही भाग हो सकता है, वास्तविक भाग भी या काल्पनिक भाग एक एक भाग मिलके भी सम्मिश्र संख्या बनाते हैं, बट फॉर्मेट होती है x प्लस आयोटा y। यदि अकेला भाग है कोई वास्तविक भाग ही है तो उसमें 0 इंटू आयोटा चिपका के उसको बना देंगे x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में। इसी तरीके से कोई वास्तविक भाग आ जाए तो वास्तविक भाग में भी 0 इंटू आयोटा चिपका दीजिए और वो बन जाएगा तुम्हारा क्या, सम्मिश्र संख्या यानी कि x प्लस आयोटा y के रूप में बन जाएगा संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख सकते हैं। इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखना। अब देखिए आयोटा क्या होता है, इस आयोटा के बारे में हम देखते हैं। आयोटा देखिए यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए। जो आयोटा होता है, आयोटा ना तो धनात्मक संख्या होती है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तथा ना ही शून्य होता है। ध्यान रखना जो आयोटा है, देखो कोई कंपटीशन क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि आयोटा एक संख्या है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, काल्पनिक, इस तरीके से। तो ध्यान रखना जो आयोटा होता है वो ना तो धनात्मक, ना ही ऋणात्मक और ना ही शून्य। सिर्फ और सिर्फ ये आयोटा जिस संख्या के साथ चिपक जाता है उस संख्या को ये काल्पनिक बना देता है। यानी कि आयोटा के साथ जो लिखी हुई संख्या होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक संख्या। तो जैसे हम कहें, अब देखो हम काल्पनिक संख्या आपसे कह रहे हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, वास्तविक संख्या तो आप लोग जानते हैं कि सब वास्तविक संख्या तो हम शुरू से ही पढ़ के आए कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या। लेकिन जो आप बार बार ऐसे कह रहे हो कि काल्पनिक संख्या ये क्या होती है, इसे समझो। देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है इसको भाई देख लीजिए। आयोटा ना तो धनात्मक, ना ही ऋणात्मक और ना ही शून्य होता है। अब हम बात करते हैं कि सब काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो देखो काल्पनिक संख्या के लीजिए, काल्पनिक संख्या या किसी काल्पनिक भाग के लीजिए। अभी जो जैसे हमने देखे थे काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग, ठीक है ना। इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्या होता है इसको समझिए कि काल्पनिक भाग क्या होता है। रियल पार्ट तो आप जानते हैं, 10th तक पढ़ के आगे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वो सारी की सारी संख्या कहलाती है रियल नंबर। लेकिन काल्पनिक संख्या कैसी होती है ये आप 10th तक नहीं पढ़ के आओ। देखिए इधर मैं आपसे बात करूं कि -9 इसका मान आप आसानी से 3 निकाल लेंगे जो कि वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि -9 इसका मान बताओ, तो इसका मान नहीं बता पाएंगे, 10th तक के बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए ध्यान रखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे मत कर देना -3, इसका -3 मान नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको 9 को अलग कर लेंगे और अंडर रूट में -1। चूंकि हम जानते हैं कि जब अंडर रूट में एक जैसी संख्याओं का गुणा होता है तो वही संख्या बाहर आ जाती है। सॉरी, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट में y है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं इन दोनों को x y। जब इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे तो ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दें साहब, एक संग गुणा करेंगे -1 इंटू 9 ऐसे लिख दीजिए, फिर भी मान तो क्या आएगा उसका -9 ही तो आएगा। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं।
तो इसका मान तो हम लोग जानते हैं 3, और इस अंडर रूट -1 का जो मान अभी मैंने बताया था आपको क्या बताया था, आयोटा। तो इसका मान आ गया आयोटा, तो फाइनली आ गया इसका 3 आयोटा, यानी कि अंडर रूट -9 की वैल्यू आ गई क्या, 3 आयोटा। तो ध्यान रखना जो आयोटा वाली संख्याएं होती हैं वो संख्या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो देखो परिभाषा कैसे बनेगी, ये संख्या कैसी है, ये ऋणात्मक और ये वास्तविक। तो ऋणात्मक वास्तविक, ध्यान से देखना था, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या, वर्गमूल। तो परिभाषा क्या होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या, वर्गमूल क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो कहलाती है, यहाँ पे हम अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है, तुम्हारा काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिखें, एग्जाम्पल के लिए जैसे अंडर रूट में -16, अंडर रूट में -6 लिख दें, अंडर रूट में -9, इस तरीके से जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या आप लोग समझ गए, और काल्पनिक संख्या जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, तुम्हारी आयोटा के साथ। जैसे इसको मान निकालें तो बताओ इसका क्या निकल के आ जाएगा, 4 आयोटा। इसका निकालें तो क्या आएगा, ये तो अंडर रूट में 6 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका तो पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं कुछ मान निकालें, लेकिन इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा तुम्हारा आयोटा, और इसको निकालें तो ये 3 आयोटा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो आयोटा के साथ में आती है या फिर ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब आयोटा के बारे में आपको बताते हैं कि आयोटा के मान क्या क्या होते हैं। तो देखिए भाई आयोटा के मान देख लो, आयोटा के मान, तो ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे काल्पनिक संख्या क्या होती है, बेस यानी कि ऋणात्मक, जो ऋणात्मक वास्तविक संख्या जो वर्गमूल होता है वो सारी की सारी संख्या कैसे कहलाती है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आयोटा के साथ में आती है। अब देखिए भाई आयोटा के मान, आयोटा के मान, आयोटा के मान देखिए, आयोटा के क्या क्या मान होते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1। ठीक, मुझे एक बात बताइए, मैं आयोटा स्क्वायर का मान निकालूं तो इस आयोटा स्क्वायर को मैं आयोटा इंटू आयोटा लिख दूं तो कुछ गलत लिख दिया कि मैंने, बताइए भाई आयोटा स्क्वायर को मैंने आयोटा इंटू आयोटा लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक जैसी पावर, एक जैसे आधार पर कुछ घातें होती हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे भी घात 1 है और यहाँ पे भी घात 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गई 2। ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ पे घात कुछ है नहीं तो 0 मान लें, जब कोई घात नहीं होती है तो यहाँ पे घात मानते हैं 1। 1 और 1 जुड़ के क्या हो गई 2। ये नियम आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे आयोटा की वैल्यू चिपका दीजिए, आयोटा की वैल्यू क्या थी, माइनस के अंडर रूट में 1। ऐसे ही यहाँ पे भी चिपका दो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1, और इसकी वैल्यू -1 और -1 का जब गुणा करेंगे तो -1 आता है। यहाँ पे भी, यहाँ एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब एक जैसी संख्याओं का अंडर रूट में इंटू करते हैं तो वही संख्या बाहर आ जाती है। जब अंडर रूट में -1 इंटू -1 करें तो -1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे, माइनस के अंडर रूट में 1, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई तुम्हारे -1।
ये जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा यूज होती है पूरे के पूरे चैप्टर में, सबसे ज़्यादा यूज होती है आयोटा स्क्वायर का मान ज़्यादातर तुम्हें रखा जाता है। तो ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर का मान होता है कितना, माइनस के वर्ग। आगे देखें, यदि मैं आयोटा क्यू की वैल्यू निकालूं, आयोटा क्यू, तो आयोटा क्यू को मैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकता हूं, 2 और 1 घात 3, 2 और 1 3, तो 3, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चुकाओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आयोटा को ऐसे ही रहने दो, तो फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के आयोटा। तो ध्यान रखना आयोटा क्यू का जो मान होता है वो होता है तुम्हारा आयोटा माइनस के आयोटा। इसके बाद अब देखिए, इधर देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आपसे आयोटा 4, इस आयोटा 4 को मैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो कुछ गलत है क्या भाई? आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखिए -1 और यहाँ पे भी -1, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे, प्लस के 1, तो आयोटा 4 की वैल्यू आ गई क्या, 1। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इसका वर्ग कर दूं दोनों ओर, आयोटा 4 का वर्ग कर दूं और 1 का भी वर्ग कर दूं, तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग, ज्यादातर बच्चे आयोटा पावर 16 कर देते हैं, जो कि शुद्ध गलत है। क्योंकि जब घात पे घात होती है तो ऐसे नहीं कि इस घात का स्क्वायर कर दें, जब घात पे घात होती है तो क्या होता है इनका आपस में इनटू, तो इनटू करेंगे तो यहाँ 16 ना कि क्या आएगा 8, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आयोटा 8 की वैल्यू आ गई कितनी, 1। यहाँ पे रूल लिख सकते हैं कि जब a पावर x और इस पे पावर y हो तो इनका आपस में इनटू होकर क्या हो जाता है a पावर x y, ठीक। आयोटा 8 की वैल्यू अब पुनः वर्ग करें तो पुनः वर्ग कर दीजिए, पुनः वर्ग करेंगे तो आयोटा 8 का स्क्वायर, आयोटा 8 का स्क्वायर, आयोटा 8 और इसका स्क्वायर और इधर 1 का भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 64 नहीं आएगा, क्या आएगा 16, यानी कि इनटू कर देंगे, इनटू करेंगे तो आयोटा 16 और इधर आ जाएगा 8, तो आयोटा 16 का मान भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 8। और देखें, ठीक है ना, इनको ये देख लिया बस, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और आयोटा क्यूब की वैल्यू, ठीक। इधर से मैं इनको हटाऊं क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, एक नियम बन के तैयार होगा यहाँ पे, आयोटा 2 की वैल्यू 1, आयोटा 8 की वैल्यू 1, आयोटा 16 की वैल्यू 1। यदि मैं आपसे आयोटा 12 की वैल्यू निकालना हूँ तो आयोटा इसको 8 इंटू आयोटा 4 लिख सकते हैं। अब देखिए आयोटा 8 आयोटा 12 को कैसे भी लिख दो, कोई ये कहे नहीं सर हम तो ऐसे चाहे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर ऐसे नहीं लिखेंगे, कोई हम तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखेगा तो बताओ आयोटा 11 की वैल्यू, आयोटा 11 की वैल्यू कहाँ से लाएगा बताओ, आपने कभी तक निकाली आयोटा 11, ठीक है। आयोटा 11 की वैल्यू अब तक नहीं निकाली है तो आप इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो ये जो पावर होती है इनको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि हमारी व्यवस्था बन जाए, हमारे पास जिनकी वैल्यू उपस्थित हो। तो देखो आयोटा 8 की वैल्यू निकाल चुके हैं 1 और इसकी वैल्यू भी 1, फाइनली क्या आ गई 1, तो आयोटा 12 की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब देखिए यहाँ पे एक रूल बन के तैयार होता है कि आयोटा 4 की वैल्यू भी क्या आ गई तुम्हारी, आयोटा 4 की वैल्यू भी 1, आयोटा 8 की वैल्यू भी 1, आयोटा 12 की वैल्यू भी 1 और आयोटा 16 की वैल्यू भी 1। देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो आयोटा की घात होती है, आयोटा की घात, ये एक मान कब कब आ रहा है, एक 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 ये सबके मान एक 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 कब आ रहे हैं, जब ये जो घात है ये कितने का गुणज है बताओ, ये जब घात कितने का गुणज है, 4 का गुणज, ठीक है ना। जब आयोटा की घात 4 का गुणज होती है तब आयोटा का मान हमेशा हमेशा क्या होता है 1, तो यही यहाँ पर रूल बन के तैयार हो जाता है। तो नोट डाल के इसको हम लिख सकते हैं कि यदि आयोटा की घात 4 का गुणज हो, आयोटा की घात 4 का गुणज हो तो उसका मान
सदैव एक आता है या एक होता है। कहने का मतलब आयोटा की जो घात है वो 4 का गुणज होगी, कितनी भी बड़ी घात हो भले आयोटा की जो घात है वो 4 का गुणज होगी, तो उसका मान हमेशा हमेशा क्या आएगा 1। तो यहाँ पे एक नियम बनके तैयार हो जाता है कि आयोटा की पावर 4n 4 का गुणज, तो इसका मान हमेशा हमेशा क्या आएगा 1। बताइए यहाँ तक किसी की आंखों में दुखी हो, कोई कष्ट हो किसी को यहाँ तक कि साहब ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ तुमने यही सीखा है कि सम्मिश्र संख्या में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने आसानी से तुम्हें पहले ऊपर सिखा दिया कि किस तरीके से हम काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग निकालते हैं। दूसरा सिर्फ ये सिखाया कि आयोटा की वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं। तो आयोटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताओ। कितनी भी बड़ी घात आ जाए, कितने भी बड़ी पावर आ जाए, तो आप आयोटा की घात को आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बताएंगे काला। ठीक है।